हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ पढ़ रहे थे कल हम? क्या पढ़ा था लास्ट में? क्या क्या प्राप्त हुए भीनमाल से हमें? यूनानी 2 हत्थी सुराही और रोमन एम्फोरा। उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र। किसका केंद्र था भीनमाल? स्टडी सेंटर, विद्या का केंद्र था एक, है ना। पहले किसका कब्जा था भीनमाल पे? चावड़ाओं की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बसंतगढ़। चावड़ाओं के राज्य में कौन कौन से 2 विद्वान थे? कवि माघ और ब्रह्मगुप्त। और चावड़ाओं के राज्य में कौन सा चीनी यात्री आया था? उसने भीनमाल को क्या कहा था? और बाद में चावड़ाओं को हरा के यहाँ पे किसने कब्जा कर लिया था? प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था। अच्छा बताओ, देखिए कोटा के अंदर एक जगह गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है, कहाँ पे? 4 चौमा। कहाँ पे? हूण राजा मिहिरकुल ने मंदिर कहाँ पर बनवाया था? बाडोली। कहाँ पर? बाडोली। किसका मंदिर? मोखरी वंश की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बड़वा। कितने पिलर है वहां पे, जिनमें लेख कितने पे? गुप्तों का मुख्य सेंटर राजस्थान में कौन सा था? बयाना को किसने जीता था? समुद्रगुप्त। किसने जीता था? और समुद्रगुप्त ने अपना सामंत किसको बनाया यहाँ पे? वो कौन से वंश का था? उसने यहाँ पे कौन सी लाट बनवाई, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, या समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है राजस्थान का पहला। गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के कहां से मिले? नगलाचेल। रानी चित्रलेखा ने किसका मंदिर बनवाया था? उषा मंदिर बनवाया था। रानी चित्रलेखा किसकी रानी थी? वो कौन से वंश का राजा था? प्रतिहा। और बयाना किसकी खेती के लिए फेमस था? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध एक जगह हुआ करती। रंग महल कहां पर पड़ता है? वहां पर उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर अन्ना रेड्डी। किस रंग के मृत भांड मिले, जिन पे कैसी रेखाएं हैं? एक किसकी मूर्ति मिली है, जो कौन से काल से संबंधित है? कुषाण। भरतपुर में एक सेंटर कौन सा मिला? नोह। कौन सा है? नोहे का उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन सी धातु मिलती है? किसकी मूर्ति मिलती है? यक्ष। किसकी? यक्ष। जिसको क्या कहते हैं हम? जो कौन से काल के? शुंग काल के। किसके सिक्के मिलते हैं? वासुदेव और हुइस्क। ये कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के थे। अच्छा, ग्रीक राजा था एक मिनांडर, इंडो ग्रीक था मिनांडर। उसने कहां पे अटैक किया था? और इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? बेराट से कितने सिक्के प्राप्त होते हैं? 28। कितने? 28 सिक्के हमें इनके प्राप्त होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि मौर्यों की अंतिम जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कंसवासी वाले। कब का अभिलेख है? कौन से मौर्य राजा की जानकारी? धवल। कंसवासी वाले कहां पर है? कोटा। मानसरोवर अभिलेख कब का है? कहां से मिला है? कितने मौर्य राजा है? कौन कौन से? महेश्वर, भीम, भोज और मान। बेराट की लिपि को क्या कहा जाता है? बेराट के चित्रों को क्या कहा गया? आजादी के बाद यहाँ किस किसने उत्खनन किया था? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। आजादी से पहले दयाराम साहनी। कौन से राजा ने उत्खनन करवाया था? और उस समय यहाँ से क्या प्राप्त हुई? सोने की संदूक। और उसमें शायद भगवान बुद्ध के कौन सा चीनी यात्री आया था? उसने इसको क्या कहा था? पी लो यो तो लो। और उसने आगे क्या चीजें फेमस बताई थी? बैल और भेड़। वो कितने बौद्ध मठ बताता है, जिनको किसने तोड़ दिया था? हूण राजा मिहिर। यहां से अशोक के कितने अभिलेख मिलते हैं? पहला अभिलेख किसको मिला? कब मिला? कौन सी पहाड़ी से मिला? कौन सी पहाड़ी से? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? मगध का राजा। अशोक के किस किस में विश्वास व्यक्त करता है? बुद्ध संघ और कितनी बौद्ध पुस्तकें हैं? 7 बुद्ध। दूसरा अभिलेख किसको मिला? कार्लाइल को। कब मिला? कौन सी पहाड़ी से मिला? भीम। कौन सी पहाड़ी से? भीम पहाड़ी से प्राप्त होता है। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जो आपका महाजनपद काल था, तो महाजनपद काल के अंदर एक जनपद था राजन्य। वो कहां पे था? भरतपुर। एक अर्जुनायन जनपद था, वो सिकर और अलवर। इससे पहले आपका एक जनपद था सालव, वो कहां पे था? उसका लड़ाई किसके साथ थी? मत्स्य मार। योद्धे जनपद कहां पे था? इनकी लड़ाई किससे हुई थी? और ये क्या उपाधि धारण करते? ऐसा रुद्र दामन का कौन सा अभिलेख कहता है? जूनागढ़ या गिरनार। मालव जनपद कहां पर था? टोंकिया, जयपुर। राजधानी क्या थी इनकी? और हमें सबसे अधिक सिक्के कौन से जनपद के मिले? मालव। कौन से जनपद के? इस सभ्यता को क्या कहते हैं? ये सिक्के हमें कहां कहां से मिले?
रेड को प्राचीन भारत का, रेड का उत्खनन किसने किया? किसने? सीवी जनपद कहां पे था? कहां पे? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में कौन सा जनपद था? सीवी जनपद हुआ करता था। वहां पर राजधानी कौन सी थी? माध्यमिका की खोज किसने की थी? ये राजस्थान का पहला किसने उत्खनन किया? DR भंडारकर और KB सौंदरराजन। उनके अनुसार माध्यमिका कैसा केंद्र था? बहुत। माध्यमिका की जानकारी कहां कहां से मिलती है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, महाभारत और बड़ली अभिलेख। महाभाष्य किसने लिखा था? ठार ठार खावणो तातो खाया मुंडो बड़े। पाणिनि की बुक का नाम क्या है? बड़ली अभिलेख कब का है? कौन से जिले से? कौन सी माताजी के मंदिर से? किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कब? ये राजस्थान का प्राचीनतम है ना, सबसे पहला अभिलेख है। और ये अपने को कौन से संवत में लिखा गया था? वीर निर्माण संवत 84। इसके अनुसार माध्यमिका कैसा केंद्र था? कुरु जनपद में कौन सा क्षेत्र आता था? अलवर का उत्तरी भाग। राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद में कौन से इलाके आते? भरतपुर और अलवर। राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र कौन कौन से थे? अलवर और जयपुर। जानकारी कहां से मिलती? ऋग्वेद। राजधानी कौन सी थी? उसकी जानकारी कौन कहता? महाभारत के बाद शक्तिशाली हो गए थे। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद ये क्या हो गए थे? शक्तिशाली हो गए थे। और उसके बाद में ये किससे हार गए थे और किस में विलय हो गया था? वैदिक काल के 3 सेंटर के नाम बताओ। अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक। बीकानेर के आसपास की सभ्यता क्या कहलाती? कौन कहता है हड़प्पा का उद्गम स्थल था? अमलानंद घोष। इसे और क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम। इसके 2 सेंटर बताओ। सावनिया और पुगल, इसके 2 सेंटर मिलते हैं अपने को। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कालीबंगा। कालीबंगा जो था वो कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। और हमें यहाँ से कौन सी नदी के किनारे? सर्वे किसने किया? पहली बार जानकारी किसने दी? LP तहसीतुर ने जानकारी दी। उत्खनन किसने किया? BB लाल, BK थापर और MD कौन कहता? तीसरी राजधानी थी। पाकिस्तान के कौन से सेंटर के समान? कितने स्तरों का उत्खनन हुआ? प्राक हड़प्पा में और विकसित हड़प्पा में 3 सेंटर थे। नगर कितने भागों में बंटा हुआ था? पाकिस्तान का कौन सा शहर ऐसा है? नगर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? उसमें क्या बने हुए थे? पूर्वी भाग क्या कहलाता था? उसमें क्या बने हुए थे? कौन सी दिशा से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है? एक साथ कितनी फसलें? इंटेक कैसी है? और इंटेक कैसी है? बाकी अलंकृत है। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का। नालियां किसकी मिलती है? एक कमरा मिला है जो किसका है? वॉचमैन हाउस है। अग्निकुंड कितने मिले? बरियल्स या समाधान कैसे मिलते हैं? और एक खोपड़ी, उसमें कितने छेद है जो किस तरफ इशारा करती है? एक बेल की मण मूर्ति है, वो कैसी है? भागते हुए बेल की। मुहर कैसे मिली है और वो किसकी जानकारी देती है? मकानों में दरारें किस तरफ इशारा करती? किस तरफ? अच्छा, भूकंप की तरफ इशारा करती है। अच्छा, कालीबंगा से पहले हम पढ़ रहे थे, ताम्र पाषाण काल से पहले पढ़ रहे थे आपके ओजियाना। ओजियाना का उत्खनन किसने किया? BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। ओजियाना कौन से जिले में? और ओजियाना का आपके वो क्या क्या मिला? गाय व बैल की मण मूर्तियां। बालाथल कौन से जिले में और किसने उत्खनन किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र। किसकी भट्टियां हैं? कितने कमरे हैं पानी के लिए? हाथ से बना हुआ। कौन सी सभ्यता से कॉन्टेक्ट था? गिलोंड कौन से जिले में? किसने उत्खनन किया? BB लाल, VS सिंधे और ग्रेगरी पोसल। कौन सी जगह का उत्खनन किया? मोडिया मगरी। कैसे ईंटें? कितने प्रकार के मृद भांड? कैसी गोलियां? खिलौने कैसे? चूड़ियां कैसी? आहड़ कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? पुराने नाम क्या थे? स्थानीय नाम क्या था? और कैसा केंद्र था? एक जिसका संबंध किससे था? किसे? किसकी भट्टियां मिली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कौन सा उद्योग? कैसे मृद भांड, जिनको क्या कहा गया? तोलने के लिए। अफगानिस्तान का, ईरान का, बिना अत्ते का जलपद, यूनान का,
अपोलो के चित्र वाला। खेती का एग्जाम्पल क्या है? बैल की मण मूर्ति। और सौ के साथ, और कैसे ईंटें मिली है मकानों की, लेकिन नींव कैसी होती थी? मजबूती के लिए क्या करते? क्वार्ट्ज। एक जगह से कितने चूल्हे जो किस तरफ इशारा करते हैं? सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार। एक चूल्हा कैसा है? मसालों के लिए क्या क्या खाया करते थे? गेहूं, चावल और जवार का प्रयोग करते हैं। हमें पाषाण काल का एक सेंटर मिला, 2 सेंटर मिले नागौर से। कौन कौन से? एक अजमेर से मिला, 2 बाड़मेर से मिले। तिलवाड़ा कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? किसने उत्खनन किया? क्या क्या प्राप्त होता है? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और बागौर कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? किसने उत्खनन किया? कौन सी जगह का उत्खनन किया? कौन जगह क्या? महासतिया का उत्खनन किया। क्या क्या मिला हमें यहां से? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि और तांबे की छेद वाली सुई। बी आलचीन को पाषाणकालीन उपकरण कहां से मिले थे? सेटनकार को, सी हैकेट को। किस साल मिले थे? राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन था? इतनी बातें पढ़ी। जैसे जैसे पीछे आए आपको ज्यादा याद थे। कल वाला सबसे कम याद था, क्योंकि बाकी वाले का रिवीजन करते हुए दिन 3 हो गए। कल बताया था यार। धम क्या था कल? मैंने नहीं बताया। क्या बात करते? हाँ, तो ये क्या मेरे को नहीं समझ में आया। मेरे को झूठा मत बताया। दाढ़ी में धोले आ गए, अब क्या झूठ बोलूंगा? है, झूठ बोलने के दिन भी गए यार। मैंने कल संविधानकार और बताया था यार। धम, धम क्या था? देखो, धम का नॉर्मल वैसे मीनिंग तो था धर्म। जो धर्म होता है उसी को प्राकृत के अंदर क्या लिख दिया? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है बताओ? देखे, हाँ एग्जैक्टली। क्या धारण करना चाहिए? जो धारण करना चाहिए वो क्या है? धर्म। हमने ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको धर्म नहीं कहा, इनको हमने कहा पंथ। क्या कहा? इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत क्या है? हमने नहीं कहा धर्म निरपेक्ष, हमने कहा धर्म से कोई निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्म का मतलब है कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। धर्म का मतलब ये क्या करना चाहिए और क्या। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। यह अशोक का दम है। ठीक है, तो किस किस में विश्वास रखो? बुद्ध में, संघ में, मतलब भगवान बुद्ध को मान लो, भगवान बुद्ध के बाद में जो शिक्षाएं उनको मान लो, और कर्तव्यों का पालन करो। आगे बात समझो? चलो, हाँ, क्या चीज? चक 64, चक 84 अलग अलग। 64 जिब्बी है, पता नहीं कौन सा। अनूपगढ़ के आसपास जिब्बी है ना, वहां तो जिब्बी होगी फिर। हाँ हाँ, वहां सारे गांव चक्की होते हैं, पर ये कोई चक 64 नाम से आता था, अपने इसी नाम से आएगा। जिब्बी भी लिख देंगे फिर वो आएगा नहीं, फिर मतलब क्या उसका? एक ही बात। शिला का मतलब होता है बाटा। क्या मतलब होता है? बाटे पे लिख दे वो शिला लेख, पिलर पर लिख दे वो स्तंभ लेख, कागज पे लिख ले वो कागज लेख, तेरे पे लिख दे तो तेरा लेख। है मान 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 क्या लिखा हुआ है? तो मैंने क्या कहा? किसका अभिलेख है ये? चुप रहो। किसका अभिलेख है ये? मौर्यों में किस राजा का? तू किसका बता रहे? मान मौर्य का। मैं यही कर रहा हूं, मान मौर्य। फिर नहीं समझा। अभिलेख का नाम क्या है? मैंने क्या लिखवाया? खड़ा हो, देखे अभी तेरा डाउट क्लियर करते हैं। तो खड़ा हो एक बार। अब मैंने क्या लिखवाया? मानसरोवर अभिलेख। क्यों लिखवाया इसका नाम मानसरोवर? मान ने बनवाया। किसने बनवाया? मान। मान कौन से वंश का है? तू यही तो कह रहा है मान मौर्य का अभिलेख, यही तो कह रहा है। तो ये मान मौर्य का ही है। अब तू बोले इसको मानसरोवर बोल दे, बोले क्या बोल दे? मान मौर्य बोल दे। एक ही तो बात हुई। और कोई? हेलो फरमाइश कार्यक्रम में सवाल, सवाल आपके जवाब हमारे। समझ में तो आ रही है चीजें? नहीं आ रही तो पूछ सकते हो आप। यदि कुछ भी आपके समझ में नहीं आए, आप भले 10 बार खड़े होके पूछ लेना,
क्योंकि आपने फीस जमा करवाई है। क्या जमा करवाई है? ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है, अधिकार नहीं, कर्तव्य है हमारा कि आप जब भी पूछेंगे तब हम बताएंगे। और बिना पूछे मुझे तो पता चलता नहीं आपकी क्या नहीं समझ में आया। मारवाड़ी में कहावत है कि रोया बिना तो माँ ही दूध गुन पियावे, बिना रोए तो माँ भी दूध। बच्चा जब तक नहीं रोता मम्मी को लगता है ठीक है जचा हुआ, रोता तब लगता है कि अरे भूख लग गई, इसको दूध पिलाना चाहिए। तो आप पूछोगे तब तो मैं बता दूंगा, वरना मुझे लगता है मैं तो दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाता ही हूं, तो मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ जाता है। तो इनके भी आगे होगा समझ, तो आप पूछ लिया करो, कोई चीज समझ नहीं आता ना। चलो आगे पढ़ते हैं। तो एक आधी चीज और लिखते हैं। लो अभी मेरे दिमाग में मैं बात कर रहा, कालीबंगा में एक चीज लिखो, कालीबंगा में शक से लिखे थे ना, एक और लिखो। एक लिखो हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा, आइवरी कॉम्ब, हाथी दांत का कंगा, आइवरी कॉम्ब। कंगा समझ गए? हाथी दांत का कंगा। आइवरी कॉम्ब, ठीक है। एक और लिखना कालीबंगा। मेरी बात तो दूसरी याद आई थी, कंगे वाले तो बात। यहाँ म्यूजियम है भाई, 1985 में म्यूजियम बनाया गया था, नीचे अलग से लिख लो एक, कालीबंगा वाले नीचे लिखना। 1985 ईस्वी में यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया था। म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड ईयर इन 1985 एडी। 1985 ईस्वी में यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया था। म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड ईयर इन 1985 एडी। एक बेराठ में लिखना एक लाइन। बेराठ में देखो दो पहाड़ियां तो मैंने बताई आपको, बीजक और भीम। यहां दो पहाड़ियां और है जिनका उत्खनन किया गया। एक पहाड़ी का नाम है महादेव पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है भोमली की पहाड़ी। महादेव डूंगरी, भोमली डूंगरी। बेराठ लिख रखा ना, बेराठ, वहां लिख लो, ये दो लिख लो, वह इनका भी उत्खनन किया गया। तो कभी कोई पूछ ले कि कहां कहां का उत्खनन किया गया तो याद रहे। दो तो लिख ली थी ना अपन ने। बेराठ में कहीं लिख लो कि महादेव पहाड़ी तथा महादेव डूंगरी तथा भोमली डूंगरी का उत्खनन किया गया था। महादेव डूंगरी एंड भोमली डूंगरी वर एक्सकैवेटेड। महादेव डूंगरी तथा भोमली डूंगरी का उत्खनन किया गया। आप गर्मी इतने लगे, गर्मी लगे तो कर देना। मेरे के माथे के ऊपर पंखा कभी नहीं सुहा था। महादेव डूंगरी तथा भोमली डूंगरी का उत्खनन किया गया था। महादेव डूंगरी एंड भोमली डूंगरी वर एक्सकैवेटेड। डूंगरी मतलब पहाड़ी, तो मतलब बीजक पहाड़ी का, भीम पहाड़ी का, भोमली पहाड़ी का, महादेव पहाड़ी का, है ना। अब आ गया जवाब। क्या पढ़ रहे लास्ट वाला मुझे बताना एक बार वापस। अच्छा, बीनमाल है ना। बीनमाल में एक अभिलेख लिखवाया, देखो मैंने आपको, बसंतगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हेडिंग डाल लो, बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ सिरोही में एक जगह पड़ती है, यहीं पे नीचे एक हेडिंग डालो। बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ कहां पर है? सिरोही। कब का अभिलेख है? 625 ईस्वी का। ये वहां पर एक माताजी के मंदिर से प्राप्त हुआ था। माताजी के मंदिर का नाम है खिमेल माता। कौन सी माता जी? लिखो, यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम खिमेल माता टेम्पल। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। This inscription was collected from खिमेल माता टेम्पल। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। This inscription was collected from खिमेल माता टेम्पल। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था? खिमेल माता के मंदिर से। यह अभिलेख ये कहता है कि किसी टाइम में यहाँ पर चावड़ाओं का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? और चावड़ाओं की राजधानी कौन सी हुआ करती? भीनमाल।
और बीनमाल में जो एक चावड़ा राजा, उसका नाम है वर्मलात। क्या नाम है? अब अकेला राजा तो राज्य संभाल नहीं सकता, उसको अलग अलग लोगों को देना पड़ेगा। तो यहां पर इस भीनमाल वाले साम्राज्य में एक जगह, उसका नाम है आबू। क्या नाम है? और आबू का जो अधिकारी है, उस अधिकारी का नाम है राजिल। क्या नाम है? राजिल नाम का एक अधिकारी है। अच्छा, मैंने बताया था राजा के अंडर में जो भी काम करते उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब चावड़ा राजा वर्मलात का राज था, उन दिनों में आबू का सामंत कौन था? कौन था? सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला कोई अभिलेख अपने को मिलता है तो वो अभिलेख कौन सा? अपना बसंत, जिसमें पता चलता है कि यार सामंत बनने लग गए थे। इससे पुराने कोई अभिलेखों में ऐसी जानकारियां नहीं। लिखो, यह अभिलेख चावड़ा वंश की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। यह अभिलेख चावड़ा वंश की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। चावड़ा वंश की जानकारी देता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। देखो, चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वर्मलात, चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वर्मलात, चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में राजिल आबू का सामंत था। राजिल वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ आबू। राजिल आबू का सामंत था। राजिल वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ आबू। राजिल कहां का सामंत था? नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। किसकी जानकारी देता है? सामंती व्यवस्था। अच्छा, इसमें एक अधिकारियों के नाम लिखे हुए, ये जो बताया हुआ है कौन कौन से राज्य में कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं। तो एक अधिकारी का नाम लिखा हुआ है राजस्थानी आदित्य। क्या लिखा हुआ है? आप इस राजस्थानी आदित्य को दो भागों में जब तोड़ेंगे तो ये दो शब्द बनेंगे, राजस्थानीय और एक क्या बनेगा? तो इसका मतलब इतिहासकारों ने कहा कि राजस्थानीय तो पोस्ट है, एक पोस्ट रही होगी जिसका नाम क्या है? जैसे आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, उस टाइम कोई पोस्ट रही होगी जिसका नाम क्या होगा? राजस्थान। और उस पोस्ट पे जो बंदा बैठा होगा उसका नाम क्या रहा होगा? तो राजस्थानीय तो किसका नाम है? पोस्ट का। और इस पोस्ट पे जो बंदा बैठा उसका नाम क्या है? आदित्य। तो भाई राजस्थानीय कौन है? आजकल यहाँ का राजस्थानीय कौन है? यहाँ का राजस्थानी कौन है? आदित्य। इसलिए क्या लिख दिया गया? राजस्थानी आदित्य। पहली बार राजस्थान शब्द यदि किसी अभिलेख में, तो यही है। इससे पहले किसी भी अभिलेख में राजस्थान शब्द देखने को नहीं मिलता। अब वापस सुनना, क्या यहाँ राजस्थान शब्द भूमि के अर्थ में? राजस्थान का अर्थ पोस्ट के अर्थ में। किसमें है? पहली बार राजस्थान शब्द का एज ए लैंड, एज ए भूमि के रूप में किसी ने यूज किया, वो बंदा है जेम्स टोड। कौन है? जेम्स टोड ने अपनी बुक का नाम ही रख दिया था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उससे पहले किसी ने भूमि के अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं। भाई आज अपने कहते हैं राजस्थान, तो राजस्थान का मतलब राज्य, तो एज ए स्टेट राजस्थान का प्रयोग तो पहली बार कौन करता है? जेम्स टोड। लेकिन राजस्थान शब्द पहले किसी अभिलेख में है तो वो कौन सा है? बसंतगढ़। पर यहाँ किस रूप में है? पोस्ट के अधिकारी के रूप में। आगे बात समझो, लिखो। इस अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट टाइम वर्ड राजस्थान वॉज यूज्ड इन दिस इंस्क्रिप्शन। इस अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। Word Rajasthan was used, first time word Rajasthan was used in this inscription. इस अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। Word Rajasthan was used in this inscription. ठीक है, इस बसंतगढ़ अभिलेख को बॉक्स में बंद करो ताकि अलग से दिखे आपको। फिर एक हमने कवि लिखे थे कल, कवि माघ लिखे थे। तो कवि माघ की एक बुक बताता हूँ भाई, बहुत फेमस बुक लिखी थी कवि माघ ने, शिशुपाल वध। कौन सी बुक लिखी थी? भगवान कृष्ण के भाई थे शिशुपाल,
बताया था मैंने, परसों ही अपने बात कर रहे थे। भगवान कृष्ण के भाई है शिशुपाल, इन शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मार दिया था। कहे कि भाई तुम्हारी 99 गलतियां माफ है, 100वीं गलती पर मार दूंगा। 100वीं गलती जैसे करते सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। शिशुपाल चेदी के राजा थे। कहां के राजा थे? शिशुपाल को मारा। तो वो जो घटना उस पर बुक कौन सी लिखी गई, किसके द्वारा? लिख लो, कवि माघ की पुस्तक, बुक ऑफ पोइट माघ। कवि माघ की बुक का नाम क्या है? शिशुपाल वध। देखो सुनो, यदि आप किसी सही आदमी को मार दो, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, नहीं, यदि आप किसी ऐसे आदमी को मारो जो पापी है, किसी पापी आदमी को मारो, तब तो वो कहलाता है वध। क्या कहलाता है? और पापी को ना मारो, किसी सही आदमी को मार दो, तब कहलाती है हत्या। तब क्या है? तो शिशुपाल हत्या नहीं बोलते इसको। शिशुपाल क्या कहते हैं? राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या। उनकी गलती नहीं थी भाई, उनको गलत मार दिया गया, तो वो क्या अपने आप में हत्या। शिशुपाल की गलती थी, लखन थे मरने के, इसलिए क्या है वो शिशुपाल। तो याद रखना आज से दो शब्द कौन कौन से? वध और। राम जी ने रावण की हत्या की, वध किया? वध किया। याद रहेगी बात है। चलो अगला लिखो, ब्रह्मगुप्त है, हत्या आएगी। पर अभिमन्यु तो युद्ध में लड़ता हुआ मरा था ना वैसे। ब्रह्मगुप्त, बुक के नाम लिखो। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी इस बंदे ने। उस टाइम के वैज्ञानिक थे बहुत बड़े। एक बुक लिखो, खंड खाद्यक। ब्रह्मगुप्त की दो किताबें लिखो भाई। कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखे? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। मुझे बताओ, ग्रेविटी की खोज किसने की थी? किसने की थी? न्यूटन। तो आपने कहते भाई न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, पर हम कहते हैं हमारे ब्रह्मगुप्त की जब किताबें पढ़ते हो तो बहुत पहले उनकी किताबों में मिल जाता है कि ग्रेविटी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? लिख लो, इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज न्यूटन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन्हें किन्हें? ब्रह्मगुप्त। क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज न्यूटन ऑफ इंडिया। कि भाई ग्रेविटी के बारे में हमारे ब्रह्मगुप्त बता गए थे, बस अपने वाले किताबों में लिख लिख के छोड़ के चले गए, आगे ट्रांसफर नहीं हो पाई। न्यूटन वाली बात ट्रांसफर हो गई, इसलिए हम कहने लगे कि फादर ऑफ ग्रेविटी कौन है? न्यूटन। लेकिन बाद में पुरानी किताबें पढ़ी तो पता चला गया यार ये बंदा तो पहले लिख के चला गया था। अब न्यूटन के बारे में सब जानते थे, फिर तुलना किससे होगी? न्यूटन। यदि पहले अपने वाले के बारे में जानते, फिर न्यूटन को अपने कहते, इंग्लैंड का ब्रह्मगुप्त। पर अपने वाले के बारे में जानते नहीं थे, पहले किसके बारे में जानते थे? न्यूटन। इसलिए इनको क्या कह दिया? भारत का। तो कौन कौन सी दो किताबें ब्रह्मगुप्त की बताओ देखे? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। कवि माघ की शिशुपाल वध। ये दोनों कहां के थे? भीनमाल। कहां के थे? भीनमाल। कौन से राजाओं के शासनकाल में? तो ये वास्तव में तो ये पूर्व मध्यकाल तक आ गया। तो यहां पर आप आके अपनी प्राचीन काल की हिस्ट्री क्या हो जाती है? समाप्त। पर कुछ बीच बीच में सेंटर रह गए जो अपने कहीं लिख नहीं पाए, उनके बारे में लिख लेते हैं। लिखो, अन्य पुरातात्विक स्थल, अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। थोड़े 5-6 नाम और लिखेंगे। अन्य पुरातात्विक स्थल, अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। लिखो, गणेश्वर, सीकर जिले में। गणेश्वर कौन से जिले में? ये अर्जुनायन जनपद वाला जो इलाका है, ये गणेश्वर वाला ये इलाका था। कांतली नदी निकलती है यहां से। कौन सी नदी है? लिखो, यह है कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कांतली। यह है कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कांतली। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है।
तांबे की सभ्यता है, और तांबे वाली सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता यही है अपने, तो नाम पड़ गया ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की लिख लो, इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशंस। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसको? गणेश। तो साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। साक्ष्य, एविडेंसेस। अब ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, तो लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा? लिखो तांबा, कॉपर, और प्योर कॉपर मिला है, एकदम रॉ फॉर्म में कॉपर मिला हुआ है, और कुछ मिला हुआ अभी नहीं है। और अभी भी आप देखोगे तो हम देखेंगे कि आज दिन तक खेतड़ी से तांबा निकल रहा है। खेतड़ी एकदम पास में पड़ता है गणेश्वर के, इसका मतलब पहले भी यहाँ तांबा होता था, आज भी हो रहा है। पर इतने तांबे का करते क्या थे लोग? तो कि यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजते। कहां भेजते थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लिख लो आगे, इसी के आगे लिख लो, यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। कॉपर वॉज सेंट टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो फ्रॉम हियर। यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। कॉपर वॉज सेंट टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो फ्रॉम हियर। कहां एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग? नदी के किनारे था, नदी में बाढ़ आती होगी, तो नदी की बाढ़ को रोकने के लिए इन्होंने पत्थर के बांध बनाए। किसके बांध बनाए? कंक्रीट डैम कह दो या स्टोन डैम कह दो, कोई लिख लो। 2 नंबर लिखो, पत्थर के बांध, कंक्रीट डैम, पत्थर के बांध, कंक्रीट डैम। आगे लिख लो कोष्टक में, बाढ़ से बचाव के लिए, फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फ्लड, बाढ़ से बचाव के लिए, फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फ्लड, बाढ़ से बचाव के लिए। दूसरा सेंटर लिखो, सुनारी। सुनारी है झुंझुनू में। सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में। सेम कांतली के पास में ही है। सिक्कर झुंझुनू में कांतली बहती है, 2 ही जिलों में बहती है। लिख लो, यह भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड नियर रिवर कांतली। यह भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड नियर रिवर कांतली। यह वैदिक काल की बस्ती है। कब की बस्ती है? लिख लो, यह एक वैदिक कालीन बस्ती है। इट इज वैदिक एरा कॉलोनी। यह एक वैदिक काल की बस्ती है। इट इज वैदिक एरा कॉलोनी। इट इज वैदिक एरा कॉलोनी। यह एक वैदिक काल की बस्ती है। आगे लिखो, देखिए अपने साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। साक्ष्य, एविडेंसेस। अच्छा मुझे बताओ, वैदिक काल की बस्ती है तो यहां से तांबा मिलना चाहिए, सोना मिलना चाहिए? लोहा। वैदिक काल को लोहा युग बताया था मैंने। लिखो लोहा, 1 नंबर लगा के लिखो, लोहा, आयरन। अब हिसाब से तो इसका नाम होना चाहिए लुआरी, है ना? नाम तो क्या कर रखा आपने? सुनारी। मिलता क्या है? दूसरा लिखो, चावल, राइस। नदी के किनारे था तो ऑब्वियस सी बात है चावल मिल सकते हैं। आगे जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि आर्यंस, जो वैदिक काल के लोग उनको बोलते हैं आर्यंस। क्या बोलते हैं? आर्यंस घोड़े लेके आ गए थे। क्या लेके आ गए थे? तो यहां से ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि घोड़े से चलने वाले रथ थे इनके पास में। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, लिख लो, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, हॉर्स पुल्ड चैरियट। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, हॉर्स पुल्ड चैरियट, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, हॉर्स पुल्ड चैरियट। क्या क्या 3 चीजें बताओ देखिए? लोहा, चावल और घोड़े से खींचे जाने वाले रथ। अगला सेंटर लिखो, बरोर। बरोर। कोष्टक में लिख लो, श्री गंगानगर। बरोर कहां पर है? श्री गंगानगर।
प्राचीन सरस्वती नदी निकलती थी इधर से, उसके किनारे लिख लो। यह है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर एंशिएंट सरस्वती रिवर। यह है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड एंशिएंट सरस्वती रिवर। कौन सी नदी किनारे स्थित है? लिखो एविडेंस है, साक्ष्य। अच्छा बताओ, कालीबंगा से कौन कौन सी हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं हमें? प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा। कौन कौन सी के? प्राक मतलब हड़प्पा से पहले भी और हड़प्पा के कंटेम्पररी भी, यहां से दोनों, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा लिख लो। प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा, प्री हड़प्पियन एंड डेवलप्ड हड़प्पियन। प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा, प्री हड़प्पियन एंड डेवलप्ड हड़प्पियन। प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा। और क्या मिलता है अपने को एविडेंस यहां से? मुहर बताई थी मैंने, मुहर। मैंने कहा सामान के ऊपर चिपकाने के लिए मुहर होती। अपने भारत के अंदर मुहर होती, गोल हुआ करती, चौकोर होती। मेसोपोटामिया में कैसी होती? बेलनाकार, जो अपने को यहाँ मिली। यहाँ पे मुहरें बहुत छोटी छोटी, बटन के जैसी मुहरें। लिखो बटन के आकार की मुहरें, बटन शेप्ड सील्स। बटन के आकार की मुहरें, बटन शेप्ड सील्स, बटन के आकार की मुहरें, बटन शेप्ड सील्स। मैंने बताया था अफगानिस्तान में एक नीला पत्थर मिलता था, क्या बोलते उसको? लाजवर्द। लाजवर्द, लेपिस लाजुली। उस लाजवर्द के मन के बनाए हुए, मन के समझ गए? मोती मीणी है, मालाओं के अंदर जो मोती डालते हैं, वैसे यूं मन के बना। 8000 मन के मिले। कितने मन के? लिख लो 8000 लाजवर्द मन के। 8000 लेपिस लाजुली बीड्स। 8000 लेपिस लाजुली बीड्स। 8000 लाजवर्द मन के, 8000 लेपिस लाजुली बीड्स। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। अगला सेंटर लिखो जोधपुरा। अगला सेंटर कौन सा है? जोधपुर। जयपुर में क्वेश्चन लिख लो, जयपुर। कहां पर है? जयपुर। लिखो यह है साबी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर साबी। यह है साबी नदी के किनारे। ये नदियों का नाम याद रखना ना, सोमेलित, मैच द फॉलोइंग, उनमें को नदियां मैच करवा लेंगे आपसे। साबी नदी के किनारे स्थित। एविडेंस लिख लो, साक्ष्य। लोहा। क्या एविडेंस मिल रहे हैं यहां से? लोहा, लोहे के एविडेंस मिल रहे हैं। अगला सेंटर लिखो ईसवाल। ईसवाल, ईसवाल उदयपुर में जगह, लिख लो उदयपुर। एविडेंस लिखो, साक्ष्य। लोहा, लोहा। यहां से भी क्या मिल रहा है? और लोहा बड़ी मात्रा के अंदर लोहा। अच्छा, किसी जगह से ज्यादा लोहा मिलना इस तरफ इशारा करता है कि यहां पे उद्योग रहे होंगे। क्या रहे होंगे? इंडस्ट्री के लिए लोहे की, आयरन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका मतलब उद्योग रहे होंगे, इसलिए इस वाल का नाम पड़ गया औद्योगिक नगरी। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, यह एक औद्योगिक नगरी थी। इट वॉज ए इंडस्ट्रियल सिटी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। इट वॉज ए इंडस्ट्रियल सिटी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। इट वॉज ए इंडस्ट्रियल सिटी। यह क्या थी? एक औद्योगिक। अगला लिखो कुराड़ा। क्या है? कॉस्टम लिखो नागौर। साक्ष्य लिखो खेती के औजार। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, खेती के औजार, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स।
खेती के औजार, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। इतने सारे औजार मिले कि नाम पड़ गया औजारों की नगरी। क्या कहा जाता है? लिख लो, इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है। अब मैं कुछ सेंटर के नाम लिख रहा हूं, केवल नाम नाम लिखने हैं। मैं जिले बता दूंगा और कुछ याद नहीं करना आपने। उतार लो, फिर मैं जिले बाद में बता दूंगा। क्या क्या नाम है? जगह के नाम बताओ। देखिए, झाड़ोल, पिंड पांडलिया, मलाह, कोलमाहौली, एलाना, नलियासर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चित। डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेंगे तो कभी प्री में कभी को सोमेली टाइप का है तो अपने कर लेंगे। उतार लिए नाम सर? हाँ, क्या? हाँ, क्या नंबर? 14 किराड़ोत। किराड़ोत ही लिखा हुआ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक एक बताते। पहले झाड़ोल लिख लो, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लिख लो इनके। झाड़ोल कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर। अब तुम घर पे जाके इसको दोबारा लिखेगा यही तो। इतने फिर खुले खुले लिख ले, इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है? पिंड पांडलिया लिखो, चित्तौड़गढ़। तो रजिस्टर तो बना, ये पन्ने बिखरेंगे नहीं तेरे, इनको फाइल में डालेगा। ठीक। पिंड पांडलिया कहां पर है? चित्तौड़। मला है भरतपुर। मलाह कहाँ है? भरत। कोल माहौली सवाई माधोपुर। कोल माहौली कहां पर है? सवाई माधोपुर। अगला कौन सा है? एलाना जालोर। एलाना कहां पर है? बाकी सारे जयपुर। अगले सारे सेंटर कहां पर है? जयपुर। लिखो, जयपुर में कौन कौन से सेंटर बताओ। देखे, नलियासर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चित। अब कोई पूछेगा किराड़ो तथा चीतवाड़ी जैसे प्राचीन कालीन केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? एलाना केंद्र कहां से प्राप्त होता है? कोल माहौली कहां का सेंटर है? मलाह कौन से जिले में स्थित है? झाड़ोल कौन से क्षेत्र में स्थित है? और पिंड पांडलिया कभी सुमेलित करो, 4 सेंटर 4 जिले लिख देंगे तो बता दोगे। एक चीज और थोड़ी सी पढ़ते हैं। देखो, मैंने बेराठ में आपको बताया था कि शैल चित्र मिले। क्या मिले? ऐसे शैल चित्र कई जगह से और मिले। ये पुरानी पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स मिली अपने। तो एक हेडिंग डाल लो इसी में, शैल चित्र कहां कहां से मिले अपने लिख लेते हैं। जगह के नाम लिख रहा हूं, यहां यहां से अपने को प्राप्त हुए।
शेल संक, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग नहीं होती? ना। फिर तो मैं सेल चित्र को भी सेल पेंटिंग ही कर देता, रॉक पेंटिंग लिखा। अब इन्हें ये सवाल पूछा हुआ एक बार, डडीकर तथा हरसोरा से हमें सेल चित्र प्राप्त होते हैं। ये डडीकर हरसोरा कौन से जिले में? अलवर। कौन जिले में? दोनों ऊपर वाले पहले दो सेंटर अलवर में, डडीकर और हरसोरा कहां पर है? अलवर। अगला सेंटर कौन सा है? सिक्कर में। सोहनपुरा कहां पर है? सिक्कर। अगला कौन सा है? बारां। बारां के जिले के अंदर, बारां जिला है, बारां जिले में। नाम तो सुना होगा बारां का तो, हाँ, वरना क्यों दबा दबा सा रहता जिला। कौन आप में से बारां का है कोई? वेरी गुड, चलो एक तो आए कम से कम। बारां, बारां जिला है भैया ना। वो मुझे याद आता है कोई, बारां में बीच में अपने क्या राजस्थान सरकार एक कानून लेके आई थी, राइट टू रिकॉल। क्या लेके आई थी? राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल लेके आई थी। कब लेके आई थी ये कह रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो? राइट टू रिकॉल के बारे में क्या बोले आप? क्या होता है राइट टू रिकॉल? हाँ, तुम क्या बता रही हो बताओ। तीसरे या चौथे, हाँ, तो तीसरे या चौथे कार्यकाल में, वर्ष में लगा दो। नॉर्मल मैं बता दूं, नॉर्मल क्या राइट टू रिकॉल कि मान लो हमने एक बंदे को चुनाव जिता के भेज दिया, नगर निगम में, पंचायत समितियों में इनमें लगाया गया था, चुनाव जिता के भेजा, उसके बाद हमें लगा कि तो बेलखना है। तो दो तरीके हैं, या तो 5 साल तक वेट करो कि अगली बार चुनाव आएंगे तब इसको हटाएंगे, वरना कहा गया जनता के पास अधिकार हो कि यदि गलती हो गई तो गलती सुधार ले, राइट टू रिकॉल, वापस बुला ले। तो ये राइट टू रिकॉल अपने 12 के अंदर एक जगह पड़ती है मांगरोल। कौन सी जगह? वहां पे अप्लाई हुआ था, हालांकि वो वापस नहीं बुलाया गया, वापस जीत गए थे वो चुनाव। वो जो जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया था, नगर परिषद के कोई सभापति थे, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए। तो मेरे एक दोस्त वो बताते रहते हैं कि दिल्ली की किसी कोचिंग में कोई सर पढ़ा रहे होंगे और उन सर ने कहा कि अभी है ना राजस्थान में राइट टू रिकॉल है, और जानते हैं 12 जिले में इसका प्रयोग कर दिया है। कितने जिलों में? राजस्थान के लोग कितना फॉरवर्ड हो गए हैं, एक साथ 12 जिले के अंदर राइट टू रिकॉल दे दिए हैं। फिर जो सर बाहर निकले तो अपने को राजस्थान वाला था, उसने कहा सर सुनो। हाँ, अरे सर सुनो तो सही, जिले का नाम है 12। जिले 12 नहीं है सर, एक ही है जिला, तो नाम ही क्या मरे 12, तो याद रखना अपने। अगला लिखो गरदड़ा। गरदड़ा बूंदी में, गरदड़ा कहां पे? बूंदी। आलनिया कोटा, आलनिया कहां पे? कोटा। इनमें आलनिया वाले चित्र सबसे अच्छे हैं। इन आलनिया वाले चित्रों की खोज की थी जगत नारायण ने। किसने की थी? ये भी सवाल पूछा हुआ कि आलनिया के चित्रों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? लिख लो, जगत नारायण ने आलनिया के चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। जगत नारायण ने आलनिया के सेल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया, आलनिया के सेल चित्रों की खोज की थी। ये हो गया भाई आपने राजस्थान का प्राचीन इतिहास, ये टॉपिक पढ़ा था। अब आपने अगला लिखो, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। पहले दिन मैंने बताया था हिस्ट्री को 3 भागों में बांट सकते हो आप, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। हमने कौन सा पढ़ लिया? प्राचीन। अब कौन सा पढ़ेंगे? मध्य। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये तो नए पेज पे लिख लेती, कंजूस। क्यों? पापा को सौगंध दे के आई थी कि 60 रुपए बचा दूंगी आपके, एक रजिस्टर कम भरूंगा, तो अगले पेज पे लिख ले इसको। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास 3 भागों में बांटते। देखो, प्राचीन, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। प्राचीन वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ले दे के इतना ही है बेचारा, जितना हमने पढ़ लिया है ना। ये तो आपका नया नया बैच शुरू हुआ, इसलिए पढ़ने में 4 दिन लग गए। मैं कई बार लास्ट में पढ़ाता हूं, तब तो इसमें दिन लगते हैं 1.5।
नए नए होते हो तो यूँ समझानी पड़ती है कि एक बात ये होता है, ये होता है, ये होता है। कई बार कई बच्चों में हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, लास्ट में ये बचा होता है तो फटाफट पढ़ा दो, ज्यादातर चीजें समझ में आई भी होती है बच्चों को तो पढ़ा दी जाए। पर इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये देख लो, ले दे के 5-6 पन्ने भरे होंगे हमने, इन 5-6 पन्नों से 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। मिडिवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिना मिडिवल को पढ़े आप कल्चर नहीं पढ़ सकते। बिना मिडिवल पढ़े क्या नहीं पढ़ सकते? कल्चर। कल्चर से क्वेश्चन भाई कम से कम राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर दोनों के मिला क्वेश्चन आएंगे 18-20 क्वेश्चन आएंगे। 18-20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो आते हैं कल्चर के, और 7-8 क्वेश्चन किसके आते हैं? हिस्ट्री। तो वैसे तो हिस्ट्री कम आती है, कल्चर ज्यादा आती है। तो कई बार मेरा भी जी करता है कि यार मैं कल्चर ही पढ़ा दूं, क्यों पढ़ाऊं हिस्ट्री, सीधी सीधी क्या पढ़ा दी जाए? कल्चर। पर कल्चर पढ़ाते टाइम बार बार हिस्ट्री वापस पढ़ानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है पहले हिस्ट्री पढ़ा दो, फिर कल्चर पढ़ाने में जोर नहीं आएगा। जैसे फिर वहां पढ़ाते हैं चित्रकला पढ़ानी है, क्योंकि मेवाड़ की चित्रकला महाराणा प्रताप के टाइम में शुरू हुई, तो महाराणा प्रताप का नाम तो बच्चों को फिर भी पता है। फिर मैं कहता हूँ महाराणा जगत सिंह सेकंड का टाइम इसका स्वर्ण काल था, तो वो पहला मेरे सवाल पूछता ये कौन है पहले ये बता दो, पहले उसको ये समझाना पड़ता है। अब मान लो मैं उसको किले पढ़ाऊं, मैं किले पढ़ाऊं और मैं किलों के अंदर कहूं कि भाई ये कुंभलगढ़ का किला है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, तो स्टूडेंट कहता है सर पहले कुंभा बताओ, ये आदमी कौन आ गया था, कुंभा कौन आ गया था। मैं कहूं कि ये फलाना एक महल बना हुआ है, इसका निर्माण फलाने राजा ने करवाया था। इससे अच्छा है पहले राजा पढ़ ले, ताकि कल्चर को पढ़ने में ज्यादा जोर, ये का ये साहित्य, ये का ये मंदिर, सब के अंदर वहां पे जरूरी होती है। तो वैसे तो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आजकल कम आने लग गए, पर बिना हिस्ट्री पढ़े आपको क्या नहीं समझ में आती? कल्चर। और फिर हिस्ट्री में भी कल्चर की कई सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाती है। मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के यदि 8 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप यूं मान लीजिए 2-1 क्वेश्चन आपके इसके एंशिएंट के, ये 2-3 क्वेश्चन आपकी मिडिवल के, जो विशुद्ध मिडिवल के राजा महाराजा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 4-5 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके उसके। तो ले देंगे 8-9 क्वेश्चन का वो रहेगा, 11-12 क्वेश्चन का उधर रहेगा। ले पड़ी बात है। अच्छा अब देखो, मैंने उधर पढ़ाया, आपको प्राचीन काल पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि पहले पाषाण काल है, फिर ताम्र पाषाण काल है, फिर कांसा है, फिर लोहा है, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर को मैंने एक नाम और दिया, पूर्व मध्यकाल। क्या दिया? अब मध्यकाल शुरू कर दिया। तो मध्यकाल से ठीक पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा? पूर्व मध्यकाल कौन सा था? तो मैंने वहां एक नाम और लिखवाया आपको पूर्व मध्यकाल में, राजपूत काल। क्या नाम लिखा है? तो मध्यकाल में वास्तव में हम राजपूत वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपने सिलेबस में 6 राजवंश लिखे हुए। कितने राजवंश लिखे हुए? चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कच्छावा। कौन कौन से 6 बताओ देंगे? चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़ और कच्छ। इन 6 वंशों की जो जानकारियां हैं वो पूरा किस में आ जाएगा? अपने मिडिवल। किस में आ जाएगा? एक एक पोस्टमार्टम कर दें वंश का। पहला लिखो चौहान वंश। चौहान राजवंश, चौहान डायनेस्टी। चौहान राजवंश, चौहान डायनेस्टी। अच्छा, चौहानों के बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अरे चौहान थे कौन, कहां से आए थे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। अलग अलग खूब सारे इतिहासकार वे अलग अलग अभिलेख मिले, जिनमें अलग अलग बातें, कौन कौन सी बातें मिलती वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले लिखो चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स। चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स। चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स। 1 नंबर लगा के लिखो अग्निकुंड। इंग्लिश में आप चाहो तो अग्निकुंड लिख लो बोले वापस, या फायर अल्टार लिख लो बोले, कुछ ही लिखो। तो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्नि। कैसे, क्यों मानी जाती है? सुनना देखो। एक राइटर वे, जिन राइटर का नाम था चंद बरदाई। कौन राइटर वे? क्या नाम है? चंदर नहीं, चंदर नहीं। आज दिन तक यदि आपने चंद्र बरदाई बोला तो आज के बाद नहीं बोलना। नाम क्या है इनका? चंद बरदाई एक राइटर है। इन राइटर की एक बुक है, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान जो अपने राजा हुए थे, उन पृथ्वीराज चौहान पर एक लिखी हुई बुक है, उस बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब चौहानों पे बुक लिख रहे हैं चंद बरदाई, तो चौहानों की उत्पत्ति बताएंगे ना, चौहान कैसे उत्पन्न हुए। तो चंद बरदाई कहते हैं कि किसी टाइम में आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? हमारे एक ऋषि रहा करते, उनका नाम था वशिष्ठ। कौन से ऋषि रहते? ऋषि वशिष्ठ रहा करते थे।
अच्छा, ऋषियों का क्या काम होता था? ऋषि तपस्या करते, अपने यज्ञ करते। क्या करते? मैंने बताया था कि जब तक अपने मूर्ति पूजा नहीं होने लगी थी, अपना मुख्य क्या था? यज्ञ। अग्निकुंड होते, उनमें यज्ञ करते। जो ऋषि वशिष्ठ है, जो कौन से पर्वत पे रहते हैं? आबू। और आबू पर्वत पर क्या करते हैं? यज्ञ। और एक बार ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे, और जैसे ऋषि यज्ञ करने के लिए आंखें बंद की, मंत्र बोलने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः। इतने में कुछ राक्षस आए। कौन आए? और वो यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें पानी फेंक के चले गए। बिना अग्नि के तो यज्ञ का मतलब ही नहीं। ऋषि बेचारे वापस उठे, सूखी लकड़ियां लेके आए, वापस जलाई उनको, वापस ऋषि मंत्र बोलने के इस बार आए, धूल फेंक के चले गए। ऋषि ने वापस प्रयास किया। अब वो बार बार तंग करते, कभी आगे ऋषि की गुदगुदी करके भाग जाते, कभी आगे ऋषि को गालियां वालियां निकाल के भाग जाते। कुल मिला के ऋषि का यज्ञ कंप्लीट। तो इस बार ऋषि ने अग्नि जलाई। ऋषि गुस्सा आया, और ऋषि ने गुस्से के अंदर अग्नि से कहा कि हे अग्नि देवता। अग्नि कौन सा देवता है? मीडिएटर देवता। कौन सा देवता है? हे अग्नि देवता, ये राक्षस तेरा यज्ञ कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। प्लीज इस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम योद्धा उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? मुझे ऐसे 4 योद्धा दो, जो 4 वॉरियर दो, जिस यज्ञ की क्या कर सके? रक्षा। और इस किताब में ऐसा लिखा हुआ कि अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हो गए। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और चारों को चारों कोनों पे खड़ा कर दिया। एक तो यहाँ हो जा, यहाँ हो जा, यहाँ हो जा, यहाँ हो जा। इस बार राक्षस आए, इन चारों ने मिलकर राक्षसों को कूटा और उनको भगा दिया। तो ये 4 जातियां अग्निकुंड से उत्पन्न भी है। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य। ऐसा कौन कहता है? अपनी कौन सी किताब? कौन से पर्वत पे? कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? यज्ञ। यज्ञ की रक्षा के लिए कितने योद्धा उत्पन्न किए गए? कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। इसलिए इन 4 राजवंशों को अग्निवंशी माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड। अग्निकुंड से पैदा हुए, इसलिए इनको क्या कहा गया? कौन कौन से 4 को? अच्छा, चंद्रबरदाई ये सिद्धांत दे रहा है, कौन सी किताब में? पृथ्वीराज रासो। कौन से वंश के बारे में लिखी जा रही है? चौहानों। इनके बारे में तो है नहीं। चालुक्य, परमार, प्रतिहारों कितनी, किसके बारे में? इसलिए वो कहता है कि पहले तो ये 3 ही उत्पन्न किए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। इन तीनों से पार नहीं पड़ी, इसलिए लास्ट में चौहान उत्पन्न करना पड़ा। उसने जाके कूटे भाई साहब, तब जाके पार पड़ी। तो आरपीसी का सवाल है कि अग्निकुंड में सबसे लास्ट में पैदा कौन हुआ था? सबसे लास्ट में कौन आए थे? अब ये किताब परमार लिखवाते तो कहते सबसे लास्ट में हम आए थे, किताब प्रतिहार लिखवाते तो वो कहते सबसे लास्ट में हम आए थे। पर किताब किसकी लिखवाई हुई है? चौहानों की। आपकी मान डाकण कुण के। सब लोग अपने को श्रेष्ठ बताना ही चाहेंगे, सबसे लास्ट में कौन है? चौहान। लिखो, इसके आगे लिखो। देखो, चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई डिलीवर्ड अग्निकुंड थ्योरी इन हिज बुक नेम्ड पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई डिलीवर्ड अग्निकुंड थ्योरी इन हिज बुक नेम्ड पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई डिलीवर्ड अग्निकुंड थ्योरी इन हिज बुक नेम्ड पृथ्वीराज रासो। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। सेज वशिष्ठा परफॉर्म्ड ए यज्ञ ऑन आबू हिल। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। सेज वशिष्ठा। हाँ, कहां तक लिखा तूने बता? इस सिद्धांत के अनुसार लिखो, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। सेज वशिष्ठा परफॉर्म्ड यज्ञ ऑन आबू हिल। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। लाइन चेंज कर लिखो, यज्ञ के अग्निकुंड से, यज्ञ के अग्निकुंड से, फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यज्ञ, यज्ञ के अग्निकुंड से, फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यज्ञ, यज्ञ के अग्निकुंड से, फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यज्ञ 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत कास्ट वर ओरिजिनेटेड, या 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। नाम लिख लो कौन कौन से?
चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन से 4 वंश आए बताओ देखे? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। किसी टाइम में तो ये अपने आरपीसी का, यूपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन था, मतलब आईएएस तक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनमें से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल। इनमें से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? राठौड़, गुहिल, कच्छावा, चालुक्य, है ना? तो ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है। चालुक्यों को आजकल बोलते हैं सोलंकी। क्या बोलते हैं? चालुक्य अपने राजस्थान में थे, चालुक्य गुजरात में थे, बाकी तीनों वंश अपने थे। चालुक्यों को आजकल क्या कहते हैं? तो चालुक्यों को अष्टंग लिख लो, सोलंकी। कई बार क्या ऑप्शन में चालुक्य होता ही नहीं, ऑप्शन में वो लिख देता है सोलंकी, और आपको लगता है सर फर्जी बकवास कर गए फालतू की, ढंग की काम की चीज तो बताई नहीं हमें। तो कौन कौन से 4 वंश बताओ देखे? चौहान, चालुक्य, परमार और, ऐसा सिद्धांत कौन देता है? चंद बरदाई अपनी कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज रस। इस सिद्धांत को कालांतर में 2 लोगों ने फॉलो किया। आगे एक जोधपुर में बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिनका नाम था मोहनोत नैणसी। क्या नाम था? कहां के वे मोहनोत नैणसी? जोधपुर के एक राइटर वे मोहनोत नैणसी। मोहनोत सरनेम है, नैणसी नाम है। मोहनोत सरनेम है, नैणसी उल्टा लिखते थे। पहले सरनेम लिखते, बाद में नाम लिखते। पहले क्या लिखते थे? सरनेम, बाद में क्या लिखते? तो मोहनोत नाम नहीं है, बंदे का नाम तो क्या है? मोहनोत। उनका क्या था? सब। ऐसे एक बूंदी के बहुत अच्छे एक राइटर है जिनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम था? क्या नाम है? मिश्रण नहीं। आज तक यदि मिश्रण बोल रहे थे तो आज के बाद मिश्रण नहीं करना। ये नाम क्या था इनका? इन्होंने बाद में इस सिद्धांत को कंटिन्यू किया। इन्होंने कहा हाँ भाई बात सही है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से। तो इस सिद्धांत को देने वाले तो कौन थे? चंद्रबरदाई। फॉलो करने वाले कौन थे? मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र। लिखो। कालांतर में लेटर ऑन मोहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मोहनोत नैणसी एंड सूर्यमल मिश्रण ऑल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी। मोहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मोहनोत नैणसी एंड सूर्यमल मिश्रण ऑल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी। मोहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। किस किसने समर्थन किया बताओ देखे? मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने कौन से सिद्धांत का समर्थन किया? अग्निकुंड वाले। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किस एक इतिहासकार या विद्वान ने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था? चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो एक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड। क्या है? और अग्निकुंड से ये लोग बन गए अग्निवंशी। क्या कहलाए? तो हम कहते हैं भाई 4 वंश ऐसे हैं जो अग्निवंशी माने जाते हैं। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार। नॉर्मली अपने यहां पर वंशों को माना जाता था या तो सूर्यवंशी या चंद्रवंश। क्या क्या मानते थे? या तो मानते सूर्यवंशी या क्या मानते? चंद्र। ज्यादातर जितने वंश हुए उन्होंने खुद को या तो सूर्यवंशी बताया था या क्या बताया था? बड़े मजे की बात है, चंद्रबरदाई वाली किताब को छोड़ दो तो बाकी किताबों में चौहानों को भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बताया हुआ है। ये चंद्रबरदाई एक नया सिद्धांत देके चला गया, अब तक अपने चल रहा है कि यार अग्नि से लोग उत्पन्न हो गए। किसे लोग उत्पन्न हो गए? अग्नि से लोग उत्पन्न हो गए। अब हालांकि ऐसा है नहीं, अग्नि से कौन उत्पन्न हो सकता है? वास्तव में अपनी पुरानी जो भी किताबें, वो किताबें सिंबॉलिक है। उनकी जो भी कहानियां वो कैसी है? संकेतों में समझाई हुई है। यदि आप समझ सको तब तो आपके समझ में आए, और यदि आप एजिटिज अर्थ लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एजिटिज अर्थ तो ये कहता है कि अग्नि से आदमी पैदा होता है। यदि अग्नि से आदमी पैदा होता है तो फिर आप करके दिखा दो। अग्नि से ही पैदा होता है तो फिर एक्स वाई गुणसूत्र तो गायब ही हो गए, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है बात के अंदर। अग्नि से तो कैसे उत्पन्न कर दोगे? रेडिया से उत्पन्न होता है तो तुम्हारे जितने बाबे बैठे उन बाबों को जलाओ अग्नि, है ना, और करो इससे योद्धा पैदा। कश्मीर में क्यों फौजी मरवा रहे हो? भेजते रहो। उधर इधर एक बाबे को बिठा रखो, मार छिंटे जोर जोर से, आने चाहिए 4-4 आदमी बाहर, और समाचार मिलेगा साहब कश्मीर में 2 शहीद हो गए, 2 रोबोट और जा रहे हैं इधर से। आप ऐसा कर लिया जाए यार, ऐसा तो नहीं है। वास्तव में ये हुआ होगा, जो कहानी ये कहती है कि ऋषि यज्ञ कर रहा है और राक्षस उसमें बिघिन डाल रहे हैं। ऋषि क्या कर रहे हैं? यज्ञ, और राक्षस उस यज्ञ को कंप्लीट नहीं करना। अब इस बात को समझना, ये मध्यकाल है। कौन सा है? मध्य। इससे पहले वाला है पूर्व मध्यकाल। क्या है?
मध्यकाल वो है जब भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया, उसको तो क्या बोलते हैं, मध्यकाल। लेकिन उनके आक्रमण तो पहले से शुरू हो गए थे। मुस्लिम जब आक्रमण शुरू हुए, इधर से अरब आक्रमण शुरू हुए थे, तो अरबों ने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए थे, अरबों ने यज्ञों के अंदर विघ्न डालने शुरू कर दिए थे, अरबों ने गायें काटने शुरू कर दी थी। इसलिए वास्तव में कोई एक ऋषि है, जो ऋषि एक यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ करके अपने यहाँ के जो कोई 4 योद्धा रहे होंगे, पहले से रहे होंगे, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, पहले से यहाँ के कोई 4 योद्धा रहे होंगे, इन चारों को बिठा के समझाया होगा उसने कि बैठे रहने से पार नहीं पड़ेगी, लड़ो। बैठे रहने से पार नहीं पड़ेगी, बैठे रहोगे तो तुम्हारे मंदिर टूट जाएंगे, तुम्हारी मूर्तियां टूट जाएगी, तुम्हारी गायें काट दी जाएगी, तुम्हारी यज्ञ नहीं होंगे, तुम्हारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको लड़ना जरूरी है, इसलिए जाओ और जाके लड़ो। तो वो इन 4 को समझा रहा है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। अच्छा, तो अग्निकुंड क्यों है? तो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि हम हमेशा भगवान को राजी करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ। इसलिए उसने और कहा होगा कि बैठो, चारों यहां बैठो, और अभी मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ से भगवान अपना सारा आशीर्वाद तुम्हें देंगे, उसके बाद तुम लड़ोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की हार का सामना मत। कहता हूं अभी भी देख लिया करो, अभी भी कई बार आता है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने दिल्ली में एक यज्ञ का आयोजन किया तथा भारत की जीत की दुआ मांगी। अब भी मांग रहे हैं हम तो उस समय यदि कोई ऋषि मांग रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऋषि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करके उन 4 को बिठा रहा है, और 4 को बिठा कर रहा है कि अब तुम नहीं हारोगे, अब भगवान तुम्हारे साथ है। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। पहले आपको लगता है यार बाहर वाले ताकतवर है, अब आपको लगता है नहीं, यज्ञ करके हैं, इस बार भगवान साथ है, इस बार कुछ ना कुछ करी जाए। ये कुछ वैसा ही है कि आपकी तैयारी होती है प्री की, पर फिर भी मन में डर रहता है कि नहीं यार प्री में फेल हो जाएंगे, प्री में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आप बालाजी के हाथ जोड़ के जाते हैं, महाराज आज जैसे तैसे करके धक्का देना, मेंस के अंदर तो और तैयारी कर लेंगे। क्या बालाजी के हाथ जोड़ने सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, सिलेक्शन आपके कर्मों से होगा, पर उससे क्या आपको थोड़ा बूस्ट मिलता है, आपको थोड़ी एनर्जी फील होती है, आपको लगता है देवी देवता अपने साथ में है तो अपने पेपर पास कर लेंगे। ये सेम ये। फिर वही दूसरी बात, अग्नि का एक मतलब और होता है, अग्नि का मतलब होता है चेतावनी। अग्नि का मतलब क्या होता है, वार्निंग, वार्निंग। तो एक ऋषि उन लोगों को वार्निंग दे रहा है, अरे मंग तो बैठे बैठे करोगे क्या, तुम्हारा देश लुट जाएगा, इसलिए लड़ो जाके। बाहर से आक्रमण शुरू हो गए, और इस बात में कतई कोई गुरेज नहीं कि 4 राजवंश, चौहान, चालुक्य, परमार, पूर्व मध्य काल में उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे बेहतरीन कोई लड़े होंगे तो 4 राजवंश लड़े होंगे। उस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई लड़े होंगे तो कौन से 4 राजवंश थे, चौहान, चालुक्य, परमार और आई बात समझ में। तो कई बार क्या होता है, आप प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू में अगला बंदा पूछता है कि अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में जानते हो? आप कहते हाँ सर। बताओ क्या है? आपका जो सर चंद्रबरदाई ने दिया था पृथ्वीराज रासो नाम की किताब में, ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, और 4 योद्धा उससे उत्पन्न कर दिए, इसको अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं। अगला फिर कहता है तुम्हें लगता है अग्नि से आदमी पैदा होता है? सर लगता तो नहीं है। तो और तुम तो यार बीएससी किए हुए और साइंस के स्टूडेंट हो। जी सर। और फिर भी तुम मानते हो कि अग्नि से पैदा हो जाता है? आप सर मानता तो नहीं हो, पर हिस्ट्री में सर झूठी झूठी बातें लिखी होती है, सर पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें, आप तो जानते हो, जो लिख गए वो तो लिखे गए। उनको कहना कि नहीं सर, चीजों का सिंबॉलिक महत्व है। चीजों कैसे महत्व है? कहानियां संकेतों में समझाई जाती है, कहानियों के एज इट इज अर्थ लेंगे तो कभी भी कहानियां समझ में। ये वो समय है जब भारत पर आक्रमण हो रहे हैं, एक ऋषि यज्ञ के माध्यम से उनको पावरफुल कर रहा है कि जाओ लड़ो, तुम्हारे साथ भगवान खड़े हैं, तुम जाके लड़ोगे तो तुम हारोगे नहीं। वो 4 योद्धा कौन कौन से जो लड़ने जा रहे हैं? चौहान, चालुक्य। और हम यही कह रहे हैं कि राक्षस पहले विघ्न डाल रहे थे, ये 4 गए, ऋणों राक्षसों को भगा दिया। आक्रमणकारी आ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, ये 4 गए, मंदिरों को बचा लिया। सेम कहानी तो, बस कहानी का पर्सपेक्टिव जो चेंज कर रहे हो। तो अग्निवंशी में 4 वंश आते हैं। फिर सूर्य, अब चौहानों को सूर्यवंशी किस किसने कहा? तो दूसरा हेडिंग डालो, सूर्यवंशी। अगला हेडिंग क्या है? सूर्य। सुनना, देखो इधर सुनना आप। एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बुक है बहुत फेमस, पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक है? इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि चौहान कौन से वंश के हैं? सूर्यवंश। एक रणथंभौर में एक राजा हुआ था हमीर चौहान। कौन हुआ था? उस पर एक लिखी हुई बुक है हमीर महाकाव्य। कौन सी बुक है? इस हमीर महाकाव्य में भी लिखा हुआ है कि चौहान कौन से वंश के हैं?
सूर्यवंशी। कौन से? एक हमीर के बारे में किताब और हमीर रासो। कौन सी किताब है? और ये हमीर रासो भी कहती है कि चौहान कौन से वंशी है? सूर्य। एक पृथ्वीराज चौहान के ताऊ हुए थे, उन ताऊ का नाम था विग्राज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्राज चतुर्थ का एक अजमेर से अभिलेख मिला है। कहां से अभिलेख मिला है? तो विग्राज चतुर्थ का जो अजमेर अभिलेख है वो भी कहता है कि चौहान कौन से वंश के हैं। और एक अपने इतिहासकार जो कल मैं आपको बता रहा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी कहते हैं कि चौहान कौन है। इनका नाम ज्यादा याद रखना है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ एक बार कि कौन से इतिहासकार ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया था। तो कौन से इतिहासकार ने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो 3 किताबों में सूर्यवंशी लिखा हुआ है। कौन कौन सी 3 किताब बताओ? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रास। एक अभिलेख विग्राज चतुर्थ का अजमेर। विग्राज चतुर्थ अजमेर के राजा है, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ है, उनका कौन सा अभिलेख है? अजमेर अभिलेख। ये भी चौहानों को क्या बताता है? सूर्यवंश। कौन से इतिहासकार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। याद रह जाएगी? उतार लो, ऐसा कैसे लिख लो। तीन किताबें कौन कौन सी बताओ देखे? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। कौन सा अभिलेख? अजमेर अभिलेख। कौन से चौहान राजा का? विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। और कौन से इतिहासकार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अपने राजस्थान के सबसे अच्छे हिस्टोरियन कोई भी हैं तो वो कौन हुए? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चलूं आगे? तो अब कोई पूछे आपसे कि चौहानों को अग्निवंशी कौन कौन बताते हैं, तो कौन कौन बताते हैं? चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल, मिशन। सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आगे लिखो चंद्रवंशी। एक राजा हुए पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड का हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हांसी हरियाणा में जगह पड़ती है। हांसी कहां पड़ता है? हरियाणा। ये पढ़ेंगे आगे, इंस्क्रिप्शन वापस पढ़ेंगे अलग से। एक बार ये इतनी बातें याद कर ले अपने, बाद में इंस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। एक आबू पर्वत पर शिवजी भगवान का मंदिर अचलगढ़ के किले में, अचलेश्वर, तो वहां एक अभिलेख लगा हुआ है, उससे भी ये जानकारी मिलती है। अचलेश्वर अभिलेख। अचलेश्वर सिरोही में, हांसी हरियाणा में। अचलेश्वर कहां पर है? सिरोही। अचलेश्वर, जिनके पीछे स्वर लगता नहीं, सारे शिव जी के मंदिर। किसके मंदिर है? यदि किसी के पीछे स्वर लग रहा है इसका मतलब मंदिर किसका हो? शिव जी। आप तो जयपुर में जो शिव जी के मंदिर उनके नाम नोटिस करना कभी आप, उनके नाम मिलेंगे आपको। प्याऊ के बाहर मंदिर है जलेश्वर महादेव। प्याऊ है पास में जल का, बाहर मंदिर है, इसलिए नाम क्या है? जलेश्वर महादेव। थाने के बाहर मंदिर है थानेश्वर महादेव। रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर है रेलेश्वर महादेव। ये झारखंड मोड़ पर मंदिर है झारखंडेश्वर महादेव। रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है रोजगारेश्वर महादेव। पीछे स्वर लग रहा है इसका मतलब मंदिर किसका है? शिव जी। तो दो, एक तो पृथ्वीराज सेकंड का कौन सा अभिलेख? हांसी कहां पड़ता है? और एक अचलेश्वर कहां पड़ता है? अचलेश्वर किसका मंदिर हो गया? शिव जी का। इन दोनों से हमें ये जानकारी मिलती है कि चौहान कौन से वंशी थे। तो चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले अभिलेख कौन कौन से बताओ? हांसी अभिलेख और दूसरा आपका अचले। हांसी अभिलेख कौन से चौहान राजा का?
अचलेश्वर मंदिर के बाहर लगाओ, आगे पढ़ लेंगे उसके बारे में। अगला लिखो, इसके बाद लिखो ब्राह्मण। चौहानों को ब्राह्मण कहां कहां लिखा हुआ? सॉरी, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बिजोलिया, तो बिजोलिया अभिलेख कहता है कि चौहान कौन है? ब्राह्मण है। एक सिरोही में एक अभिलेख और है चंद्रावती। एक बुक है, उसका नाम है कायम रासो। क्या नाम बुक का? और एक इतिहासकार आपने दशरथ शर्मा, नाम सुना हुआ है? ये भी सवाल पूछा हुआ है, चौहानों को ब्राह्मण बताने वाले इतिहासकार का नाम बताइए, तो कौन है? दशरथ शर्मा। शर्मा जी ने चौहानों को कहा कि ये भी शर्मा जी है, यही है। दशरथ शर्मा ने कहा भाई ये भी चौहान, चौहान भी शर्मा जी, ब्राह्मण। तो कौन कौन से दो अभिलेख बताओ देंगे? बिजोलिया और चंद्रावती। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। चंद्रावती कहां पर है? सिरोही। एक बुक कौन सी पढ़ेंगे हम? कायम रासो के बारे में खूब सारी बातें पढ़ेंगे। और एक इतिहासकार कौन से अपने? दशरथ शर्मा। आगे पढ़ेंगे। दशरथ शर्मा ने बहुत अच्छी किताब लिख रखी है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। कौन सी बुक है? लिख लेंगे आगे, जगह एक जगह आएगी वहां पर नाम भी लिखेंगे, तब और पढ़ लेंगे। तो चौहानों पर पूरी बुक ही किस आदमी ने लिखी है? दशरथ शर्मा। देखो मैं नॉर्मल बात, राजस्थान का इतिहास पहली बार किसी आदमी ने लिखा था, वो बंदा है जेम्स टोड। कौन है? पर जेम्स टोड वाले इतिहास में खूब सारी गलतियां, स्वाभाविक सी बात है। जेम्स टोड अपने राजस्थान का बाहर का बंदा था, क्रॉस चेक भी नहीं किया उसने, वापस कहीं से कुछ पढ़ा लिख दिया, कहीं से कुछ सुना लिख दिया, भाषा भी नहीं जानता था। पर जैसा भी करके गया, बहुत अच्छी बात है। पहली बार कोई भी काम करेगा उसमें गलतियां, सुधार धीरे धीरे होता है ना। आप पहली बार को आंसर लिखोगे तो आप गलतियां करोगे, 10 बार लिखोगे तब सुधार होगा। जेम्स टोड ने पहली बार लिखा तो गलतियां थी। जेम्स टोड वाली हिस्ट्री को सही करके किसी आदमी ने लिखा, वो आदमी है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? दुर्भाग्य यह था कि ओझा जी की जो डेथ है वो आजादी वाले साल हो गई। 47 में देश आजाद हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले ओझा जी की क्या हो गई थी? डेथ। ओझा जी और जिंदा रहते तो अपनी हिस्ट्री को और सही कर जाते। ओझा जी के मरने के बाद या आजादी के बाद अपने राजस्थान की हिस्ट्री को 3 शर्मा जी ने लिखा है। कितने शर्मा जी? कितने? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल। 3 शर्मा जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के 3 शर्मा जी कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। नाम आते देखो बात। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया। पढ़ते हैं? मथुरालाल जी का भी पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं। तो 3 शर्मा जी है, कौन कौन से? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। अब नॉर्मली कभी कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार बताओ, नाम बता सकते हो? जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। कौन से? तो इन चारों ने। बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख क्या कहते हैं? चौहान कौन है? कौन सी बुक कहती है? कौन से राइटर कहते हैं? अच्छा, ये ब्राह्मणों वाली बात कई लोगों के बारे में कही जाती है। ऐसे चौहानों के लिए बिजोलिया वाले अभिलेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्र के ब्राह्मण। जैसे मेवाड़ में आगे हम वंश पढ़ेंगे गोहिल। कौन सा पढ़ेंगे? गोहिल के बारे में लिखा हो कि नागर नामक ब्राह्मण की संतान है। किसकी संतान है? नागर। हम आगे मंडोर के अंदर एक वंश पढ़ेंगे प्रतिहार। कौन सा पढ़ेंगे? प्रतिहारों के बारे में लिखा हो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान। तो यार ये तो सबको ब्राह्मण लिखा हुआ। चौहानों को ब्राह्मण बताया हुआ, गोहिलों को ब्राह्मण बताया हुआ, प्रतिहारों को भी क्या बताया हुआ? ब्राह्मण। इनके सबके रिप्लाई दिए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ओझा जी ने लिखा था कि ना ना ये नहीं था, ये वंश तो उस टाइम के क्षत्रिय वंशी थे, राजपूत वंशी थे। पर उस समय ब्राह्मणों की स्थिति बहुत उच्च थी। समाज के सारे धार्मिक कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? ब्राह्मणों। इसलिए प्रत्येक राजा का एक ब्राह्मण हुआ करता, इसको बोलते राजपुरोहित। क्या बोलते? प्रत्येक राजा का एक पुरोहित होगा जो उनके यज्ञ वगैरह करेगा, उनको क्या बोलते? राज।
उन राजपुरोहितों के गोत्र हुआ करते, अलग अलग गोत्र होते, जैसे कोई राजपुरोहित का गोत्र है वत्स, किसी गोत्र है भारद्वाज, किसी का गोत्र है कण्व, किसी का गोत्र है मनु, किसी गोत्र है गौतम, किसी गोत्र है बृहस्पति, किसी गोत्र है कश्यप, ऐसे अलग अलग गोत्र हुआ करते। जब भी यज्ञ वगैरह किए जाते तो यज्ञ के अंदर गोत्र पूछे जाते कि गोत्र बताओ, तो यज्ञों में हमेशा ऋषियों के गोत्र बताने होते हैं। किसके गोत्र बताने होते? तो अलग अलग वंश के अलग अलग ऋषि होंगे, उन अलग अलग ऋषियों के अलग अलग क्या होंगे? गोत्र। तो चौहानों के जो भी पुरोहित रहे होंगे उनका गोत्र क्या रहा होगा? वत्स। गुहिलों के जो गोत्र पुरोहित रहे होंगे उनका गोत्र क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? नागर। प्रतिहारों के जो भी पुरोहित रहे होंगे उनका गोत्र क्या रहा होगा? हरिश्चंद्र। इसलिए इस प्रकार के गोत्र सामने आ गए। तो जब ये गोत्र की बात की जाती है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इसका मतलब ये गोत्र चौहानों का नहीं है, ये गोत्र उनके ऋषि का, उनके क्या है? ऋषि, और ऋषि का गोत्र था। और ये तो अब अपने नॉर्मली भूल गए, इन चीजों को छोड़ दिया। आज भी शादी के टाइम यज्ञ के अंदर हमेशा गोत्र ऋषियों के बताने होते हैं। शादी के टाइम में पंडित जी पूछते हैं कि दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए। तो आजकल तो अपने गोत्र का मतलब ये मान लिया कि सब कास्ट, जाति के अंदर जो अपना जाति, अपना जो टाइटल होता है उसको अपने क्या मान लेते हैं? गोत्र। वो नहीं है गोत्र, गोत्र ऋषियों के होते हैं। ये आपके सब कास्ट ही है, ये उपजाति है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। आपकी जाति है, उसका एक टाइटल आपने अडॉप्ट कर लिया। आपका कोई बडका रहा था, उस बडके के नाम पर एक टाइटल लेके आ गए, या आप जहां रहते थे उसके नाम पर टाइटल लेके आ गए। तो पंडित जी पूछते हैं कि भाई जैसे बताओ दे कि आप में से किसको गोत्र पता है? इतने सारे लोगों, बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? ये गोत्र नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं। गुर्जरों में कौन से गुर्जर होते? हाँ नहीं, ये नहीं लगते, ये अपने भूल गए इन चीजों को। पवनावत, पवनावत, अच्छा हाँ है, बोलो देखे तुम। सरदाना, अच्छा है, लाड, हाँ वशिष्ठ, हाँ है, भैंसला, हाँ। सुनो देख, ये नहीं है, ये गोत्र नहीं होते हैं अपने, ये अपनी उपजातियां हैं। हमने गलती इतना वो बिढ़ा दिया इन चीजों को। मैं कहता हूं आज भी शादी के टाइम में पंडित जी पूछेंगे कि दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए। तो अब न तो पंडित जी जानते वास्तव में, तो न दूल्हा दुल्हन जानते गोत्र क्या। बाकी कोई ढंग के पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि जैसे आपसे पूछा कि आपके गोत्र क्या, जैसे आपने बताया कि भाई मेरा गोत्र बैंसला है, और दुल्हन ने अपना गोत्र बताया, पंडित जी पुनः मना करते हैं ये तुम्हारे गोत्र नहीं है। यदि तुम्हें तुम्हारे गोत्र पता है तब तो ठीक, वरना अगले जितने भी मंत्र बोलोगे मेरा गोत्र का नाम लेके बोलिए। मेरा गोत्र मन्नू है। अब अगले सारे कौन से गोत्र को लेके मानने हैं? मन्नू। आज भी कोई भी यज्ञ होता है उसमें यज्ञ के अंदर पंडित जी वापस, ये बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं अपने तो 1008 कुंडीय महायज्ञ, उनमें पंडित जी पहले कहेंगे तमाम लोग अपने अपने गोत्र का नाम लेते हुए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यदि किसी बंदे को अपना गोत्र नहीं पता तो वो मेरे गोत्र का उच्चारण कर सकता है। मेरा गोत्र कश्यप है, मेरा गोत्र गौतम है। तो जिनको पता है वो तो अपना अपना गोत्र नाम ले लो, जिनको नहीं पता है वो कश्यप और गौतम बोल के बोलो। आपको पता हो तो कई साल पहले राहुल गांधी पुष्कर आए हुए थे और यहां उस पंडित जी ने पूछ लिया था कि गोत्र क्या है, तो राहुल गांधी नाना गोत्र। तो पास में कोई राजीव शुक्ला कोई बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि गोत्र दत्तात्रेय। क्या गोत्र है? वो जानते थे यार गोत्र तो होते हैं, तो उन्होंने फेंका उस टाइम दत्तात्रेय गोत्र, ये है ना, ये सारे दत्तात्रेय गोत्र के। तो अखबार में अगले दिन बड़ा लेख था, पता चला राहुल गांधी के गोत्र का, वो है दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण। अब यार राहुल गांधी बेचारा भूल गया कि पिछली बार दत्तात्रेय बता के आया था। कहीं एक जगह और पूजा करने के लिए गया, वहां पूछा गोत्र क्या, तो वो फिर दूसरा ही बोल गया वहां पे कोई। फिर अखबार में लिखा नहीं जानते अपने गोत्र को, दो अलग अलग जगह पे बताए, दो अलग अलग गोत्र। आज अपने घर पे जाके दादाजी टाइप के जो बूढ़े लोग बैठे उनसे पूछना गोत्र क्या है। ये जो तुम बताते हो ये जातियों के दुम छल्ले हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं। हमारे गोत्र बहुत पुराने हैं। कभी हमारे बड़कों के जो कोई ऋषि रहे होंगे उन ऋषियों के नाम पर हमारे क्या होते हैं? गोत्र। तो ये तो मेरा गांव में, हाँ है गौतम। तो ये तो मेरा गांव के अंदर सुना हुआ है कि गांव में जब फेरों के अंदर जाते हैं तो दादाजी टाइप के लोग आ कहते हैं इधर आ रहे, अंदर पंडित जी गोत्र पूछेंगे क्या बताएगा, तो वो सब कास्ट बताता है बंदा, ही है थप्पड़ मारूंगा अपना गोत्र ये है, ध्यान रखना वहां पंडित जी पूछे तो बाकायदा गोत्र वो होते। तो गोत्र ऋषियों के होते हैं, हमारे नहीं होते। और उन ऋषियों का जो गोत्र हुआ था वो गोत्र हम फॉलो करते हैं, बाद उन गोत्र को मानते हैं। इसलिए गोत्र ये मिलेंगे आपको, कश्यप, गौतम, मनु, बृहस्पति, वशिष्ठ, अंगिरा, कण्व, ये इस प्रकार के जो ब्राह्मणों के जो सब कास्ट होती है, सोम, ये गोत्र मिलेंगे। और ये तो मैं और बताऊं, अपने तो क्या ये गोत्र लगाना ही बंद कर दिया, अपने सब कास्ट ही लगाने शुरू कर दी। यूपी साइड में आज भी लोग ये ऋषियों वाले गोत्र सरनेम लगाते हैं।
मेरे एक मित्र दिल्ली तैयारी किया करते, उनके सामने कई लड़के और रहते, तो मैं भी एक बार उनके पास गया हुआ था, तो मिला हुआ था। तो वो मेरे वाले दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते, उनके सामने कुछ लोग थे एसएससी की तैयारी करते, हरियाणा के लोग रहते, पर उनमें एक लड़का यूपी का था, वो भी यूपीएससी की तैयारी करता। तो उन्होंने मुझे मिलाया भी था कि यार ये हमारे दोस्त हैं। ठीक, काफी पुरानी बात है। एक बार उनका मेरे दिल्ली वाले दोस्तों का मेरे पास फोन आया कि तू पिछली बार आया था तो हमारे सामने वो यूपी हरियाणा वाले लड़के रहते थे, तेरे को याद है? याद है, तुम्हारे सामने थे। उनमें एक यूपी वाला लड़का था, तुम्हें पता है? काम होगा था यार, एक लंबा सा लड़का तुम्हारे साथ। कि यार वो लड़का ना आज यूं बड़ा उदास सा था। हम लाइब्रेरी जा रहे थे तो हमने उससे पूछा भाई क्या हुआ, क्यों डिप्रेस फील कर रहा है, कोई परेशानी तो हमें बताया यार, कोई दिक्कत है दूर करेंगे। उसने कहा कि नहीं भैया हमारे कोई पारिवारिक मामला है, बता दे यार। यदि ऐसी बात है कि भाई छुपाने वाली नहीं है, पारिवारिक कोई बात हो, छुपाने वाली तो बात दूसरी है, और नहीं है तो बता दे, जीव हल्का हो जाएगा, हम क्या पता तेरी कोई सहायता कर सके। उसने कहा नहीं इतना छुपाने लायक तो नहीं है, पर बता भी नहीं सकते। क्यों, क्या बात हुई, ऐसी क्या बात है? कहा हमारे भैया इंटरकास्ट मैरिज कर लिए। तो अब किसको कैसे बताएं, नाक कट गया हमारे तो पूरे परिवार। तो कहा किस में कर लिया, कौन सी जाति में कर लिया, क्या कर लिया? वो बंदा अपने नाम के पीछे लिखता था ठाकुर, अजय ठाकुर ऐसा कुछ नाम लिखता था। तो तू ठाकुर है, कौन सी जाति की लेके आगे, क्या लेके आगे? कहा जाति का तो ले आते तो फिर भी चला लेते, धर्म ही बदल लिए। वो तो ईसैया से ब्याह कर लिए, कोई ईसाई लड़के से शादी कर ली। कौन है भैया, क्या करते तुम्हारे भैया? कहा हमारे भैया को नहीं जानते क्या आप? तो तेरे भैया को हम कैसे जानते? सही में नहीं जानते हमारे भैया कौन है। ओबीसी यार, हम तेरे भैया क्यों जाने? कहा इतने बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर है हमारे भैया, अनुराग कश्यप, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और अनुराग कश्यप ने उन दिनों कल्की कोचलिन से शादी की थी, बाद में तलाक हो गया था कल्की कोचलिन केरला की ईसाई है। तो कहा हमारे भैया तो अनुराग कश्यप है, कितना बड़ा बड़ा फिल्म बनाए हैं, वो कल्की कोचलिन से ब्याह कर लिए हैं, वो ईसैया है, ईसाई है। तो मेरे वाले दोस्त हैं सर, उन्होंने कहा पहली बात तो बॉलीवुड वालों की कोई जात नहीं होती, ये सब अलग अलग करते हैं यार। और फिर झूठा तू लगाता नाम के पीछे ठाकुर, तुम्हारे भैया लगाते कश्यप, वो है ब्राह्मण, तू है राजपूत, ऐसे कैसे हो सकता है? किसने कहा कि वो ब्राह्मण है? तो नाम के पीछे कश्यप, तो गोत्र है, हमारा भी तो कश्यप है गोत्र। तो ये तो यूं ही स्कूल में मास्टर जी ठाकुर लिख दिए, बाकी हम कश्यप है, भैया कश्यप है, हम कश्यप है। तो मेरे वाले दोस्तों ने मजाक वजाक में उड़ा दिया। तो अब क्या करोगे तुम? तो अब तो भैया को धमकी दे दिए हैं कि गांव के मंदिर में तो नहीं आने देंगे, और ब्याह हो गया मंदिर नहीं आएंगे तो धोख नहीं लगेगा ना तब तक। तो वो मेरे वाले दोस्तों का, तब उन्होंने मुझे फोन करके आ गया, अरे वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। थोड़े दिनों बाद, साल भर बाद में अनुराग कश्यप कल्की कोचलिन में तलाक हो गया। तो मिठाई लेके गया मेरे दोस्तों के रूम पे। क्या मेरे वाले दोस्तों ने उसको खूब छेड़ा। बीच में क्या कल्की कोचलिन की कोई मूवी आती तो मेरे वाले दोस्त कहते ले भाभी साहब की मूवी आई दिखा दे। इतना तो जुगाड़ कर दे, ये है ना, टिकट विकेट नहीं लगेगी यार, ये तुम्हारी भाभी जी की मूवी आ रखी है तो दिखा दूं अपने को। तो वो बड़ा गुस्से में था, तो वो मिठाई लेके गया। कहा भैया मिठाई खाइए। किस बात की? कहा हम कहे थे ना सासल प्रेशर बहुत बड़ा चीज होता है। इतना प्रेशर दिए हमारे बड़े पापा, बाबा ने प्रेशर दिया तो भैया को तलाक लेना पड़ा है। अब हमने कहा कि भैया को वापस गंगा जल के छींटे मार के घर में घुसाएंगे, पता नहीं कौन कौन सा धर्म मेरे उधर चला गया था, अब वापस लाएंगे उनको अपने धर्म। तो मेरे वाले दोस्तों ने कहा बैठ बैठ बैठ, तू यार ये फंडा बता, ये कैसे है? अनुराग कश्यप तेरा भाई कैसे है? और वो कश्यप लगा। तो उसने कहा ये हमारा गोत्र है और हमारे खूब सारे गोत्र ऐसे हैं। तो उन्होंने उस दिन मुझे शाम को वापस कहा, तो मैं यार ये बात ओझा जी लिखते हैं अपनी बुक में साफ साफ कि गोत्र ऋषियों के होते हैं और ऋषियों के गोत्र लगाए जाते हैं। फिर उन्होंने और बताया मुझे कि यार यूपी के अंदर कई लोगों का गोत्र है सोम, वो सोम ब्राह्मण नहीं है। यूपी में कई लोगों को गोत्र मिलते हैं वत्स, वो वत्स भी ब्राह्मण नहीं है, वो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जबकि वो गोत्र लगा के घूम रहे हैं। इसका मतलब गोत्र ऋषियों के होते हैं, हमारे नहीं होते। ये जो आप बता रहे हो अपने सब कुछ, ये आपके सब कास्ट है। ये आपका कोई एक बडका रहा था, उस बडके का नाम है, क्या गोत्र बताया? तो लाड खान के वंशज लाड खानी, इसमें गोत्र कहाँ है? बस इतना सा है, जो कोई एक पूर्वज रहा, उस पूर्वज के जो भी वंशज हुए वो उसके अंदर चले गए। आई बात समझ में? तो ओझा जी इसका वो कहते हैं कि भाई ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, इन्होंने ब्राह्मण अपने आप को इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इनका क्या है? गोत्र। फिर भी अपने को बात याद रखनी है भाई, कौन कौन से अभिलेखों में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया? तो कौन कौन से? बिजौलिया और चंद्रावत। कौन सी किताब में चौहानों को बताया? कायम रसो। और कौन से इतिहासकार ने बताया? बस और लिखो ब्राह्मण। अगला ब्राह्मण लिख लिया, अगला लिखो विदेशी, फॉरेनर। कई इतिहासकारों ने कहा कि चौहान विदेशी हैं, यहां के है ही नहीं, क्यों लड़ रहे हो तुम? उनमें एक तो जेम्स टोडी है, खुद विदेशी था,
तो मुझे लगा इतने बहादुर लोग भारत में तो क्या ही रहे होंगे, हमारे बाहर से ही आए होंगे। एक जेम्स टोड की जीवनी लिखने वाला बंदा था, विलियम क्रुक। और एक विंसेंट स्मिथ, या वी स्मिथ ही लिख लो बोले। कौन कौन बंदे बताओ देखे? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। जेम्स टोड ये सबसे पहले कह के गया था, और जेम्स टोड ने केवल चौहानों को नहीं कहा, जेम्स टोड कह गया था सारे राजपूत ही बाहर से हैं, इनमें से एक भी यहां का नहीं, इंडिया का नहीं, ये सारे शक और सिथियन है। ये लिखना मत एक बार, ये सारे के सारे क्या है? मैंने एक बताया शक राजा रुद्रदामन बताया था, तो शकों को एक नाम और लिया जाता है शकों के लिए, सिथियन। क्या कहा जाता है? तो जेम्स टोड ने कहा कि ये जो शक जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये यहाँ के थे नहीं, ये थे मध्य एशिया के, वो मध्य एशिया से आगे, यहाँ आने के बाद उन्होंने नाम के पीछे राजपूत लगाना शुरू कर दिया। राजा के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे इसलिए राजपुत्र, वे राजपुत्र वे इसलिए क्या लगाना शुरू कर दिया। बाकी इनका पहले भारत से कोई भी लेना देना। तो टोड को कहा भाई ऐसे तो हर कोई तुक्का मार जाएगा यार, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का? टोड ने प्रूफ दिए, टोड ने खूब सारी बातें बताई। टोड ने कहा कि शकों में सूर्य पूजा होती है। क्या होती है? शक सूर्य पूजा करते थे। तुम्हारे बाद के सारे राजपूत किस पर बल दिया करते? सूर्य। शक हथियारों की पूजा करते। तुम्हारे यहां के राजा भी किसकी पूजा करते? हथियारों की। शक घोड़ों की पूजा करते। तुम्हारे यहां के राजा भी क्या करते? घोड़ों की पूजा। शक अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार के यज्ञ करते। तुम्हारे यहां के राजा भी अश्वमेध यज्ञ करते। शकों में सती प्रथा थी, तुम्हारे यहां के राजाओं में सती प्रथा थी। शक दारू ज्यादा पीते थे, और कहा मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे वालों ने जो कीर्तिमान के झंडे गाड़ रखे हैं इधर। तो उसने कहा ये एग्जाम्पल पढ़े। इसका भी काउंटर ओझा जी करते हैं, और ओझा जी कहते हैं जहां तक बात है सूर्य पूजा की, तो हमें शकों ने नहीं सिखाई। हमारे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? और ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र यदि किसी देवता के सम्मान में बोले हो तो देवता कौन है? और हमने उस सूर्य को कहा था अदिति। सूर्य का नाम क्या दिया था? ऋग्वेद में सूर्य का नाम क्या है? अदिति। इसलिए सूर्य का जो वार होता है उसको बोलते अदिति वार। क्या बोलते? हम गांव में आज दिन तक अदितिवार कहते हैं, संडे को अभी तक कहते हैं। तो अदितिवार हुआ, अदितिवार से धीरे धीरे हुआ अदितवार, अदितवार से आजकल गांव वाले बोलने लगे दीतवार। और इसी से हमारा एक सूर्य के लिए एक पर्यायवाची हुआ आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या हुआ? और गांव वाले इसको अदितवार छोड़ो, इसको मैंने खूब सारी जगह सूरज बार सुना है। सूर्य का दिन क्या माना जाता है? संडे। आप आजकल क्या कहते हो इसको? रविवार। तो रवि का मतलब क्या है? अदिति का मतलब सूर्य, आदित्य का मतलब सूरज का मतलब। ये कहीं आप अंग्रेजी में कह देते हो। सन मतलब सूर्य, डे का मतलब वार, संडे सेम ही तो चीज है। तो हमने कहा था हमने तो इसका नाम अदितिवार ही लिख रखा है, और हमारे गांव वाले आज दिन तक इसको रविवार नहीं बोल रहे हैं, आज दिन तक इसको क्या बोल रहे हैं? तो ये तो मत सिखा हमें कि सूर्य पूजा शकों ने सिखाई। सूर्य की पूजा तो हम पहले से कर रहे थे। हम कहते हैं भाई साहब राम जी रावण को मारते हैं उस दिन से दशहरा है। राम जी रावण को मारते उस दिन से क्या है? और दशहरे पे हम पूजा किसकी करते हैं? तो ये सिखाएंगे, शक सिखाएंगे हमें कल क्या है हथियार कैसे पूजे जाते हैं। हमारे तो यज्ञ का नाम ही अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ शकों ने नहीं सिखाया, राम जी ने कर लिया था। और अश्व की जब पूजा करेंगे तभी तो अश्वमेध यज्ञ होगा। तो घोड़ों की पूजा भी कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ भी शकों ने शुरू नहीं किया। राम जी के उस टाइम में भी अश्वमेध यज्ञ होते, महाभारत में उल्लेख मिलता है, रामायण में उल्लेख मिलता है, इन्होंने थोड़ी सिखाए। सती प्रथा हमारे तो महाभारत में उल्लेख है कि राजा पांडु के दो रानियां थी, एक थे कुंती और एक थे माद्री। कुंती के आपके अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, और माद्री के नकुल और सहदेव। और राजा पांडु जब मरे तो माद्री उनके साथ सती हो गई, इसलिए 500 की बाद में मां कुंती मानी गई। नकुल सहदेव कुंती के नहीं है, नकुल सहदेव तो माद्री के थे, पर माद्री सती हो गई थी। इसका मतलब सती प्रथा के उल्लेख तो हमारी किताबों में पुराने हैं, इसलिए तुम तो नहीं सिखा रहे। तो दारू तुम सिखाओगे? मतलब पहले हमारे वालों को पीने नहीं आती थी। हमारी सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी किताब है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 चैप्टर है उसके अंदर। जो 9वां चैप्टर है उसमें 144 सूक्त है।
कितने सूक्त है? और सब में सोम देवता की तारीफ है, सब में सोम को बताया हुआ है। और हमारे ऋषि कण्व 8वें मंडल के अंदर कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था और अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। वो बात तो सही है, कोई भी आदमी जो सोमरस पी लेता है वो देवताओं को जान लेता है। और कई बार तो आदमी खुद ही कहता है कि अपुन ही भगवान है देवता खुद ही बन जाता है। और अमृतत्व, मरने का डर आदमी को नहीं, मतलब पिया हुआ खुद नहीं चल पा रहा है पर कहेगा गाड़ी भाई चलाएगा। अरे खुद के कदम नहीं रखे जा रहे हैं भाई से। तो हमने कहा था हमने तो पूरा पूरा बता रखा है, हमने तो ठेके तक बता रखे हैं कि असली ठेका कहां पे, दारू मिलेगी कहां, मुजवंत पर्वतमाला पर ही सोम देवता है, सारी चीजें बताई हुई। इसलिए यार सोमरस इन्होंने तो नहीं सिखाया, हम तो पहले से जानते थे। पर फिर भी याद रखना, ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या बता दिया था, शक और सिथियन, क्या बताया था? तो जेम्स टोड की कोष्टक में लिख लो शक या सिथियन। तो चौहानों के बारे में नहीं, सबके बारे में बताया गया था। ओझा जी ने सबके काउंटर मारे इनके। तो विदेशी कौन कौन बताते हैं बताओ देखे? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। एक और लिख लो लास्ट, लिखो इंद्र के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र, इंद्र के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र। ये अपने पाली जिले में एक जगह पड़ती है सेवाड़ी, वहां पर रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख मिला है। सेवाड़ी पाली में एक जगह है, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ रायपाल, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख क्या बताता है इनको? इंद्र के वंश। अब मुझे 6 की 6 बात बताओ, वापस बताओ। पहले सबसे पहले था अग्निकुंड, अग्निकुंड में कौन कहता है? चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मेसन। आपके सूर्यवंशी में 3 किताबें कौन कौन सी? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रास। पृथ्वीराज चौहान के ताऊ का अभिलेख है, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। एक इतिहासकार अपने गौरी शंकर हीराचंद। चंद्रवंशी 2 अभिलेख है, एक तो हरियाणा वाला पृथ्वीराज सेकंड का हांसी, एक वो शिव जी के मंदिर वाला अचलेश्वर। ब्राह्मण 4 चीजें मिलती है अपने, 2 तो अभिलेख है, कौन कौन से? बिजोलिया और चंद्रावती। एक बुक है आपकी कायम रासो, और एक आपके इतिहासकार है दशरथ शर्मा। विदेशी 3 बंदे कहते, तीनों विदेशी है खुद भी, जेम्स टोड, विलियम क्रुक, विंसेंट स्मिथ। और इंद्र का वंशज कौन बताता है? रायपाल का सेवाड़ी। सेवाड़ी पड़ता है पाली, सेवाड़ी का है अचलेश्वर, चंद्रावती दोनों सिरोही में। बिजोलिया कहां पड़ता है आपका? भीलवाड़ा। हांसी कहां पड़ता है आपका? हरियाणा। ये तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अब लिख लो उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस, कि शुरुआत में थे कहां पर ये? उत्पत्ति स्थल, तो इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है सपादलक्स। क्या माना जाता है? अच्छा, सपादलक्स कौन सा इलाका है? तो एक इतिहासकार हुए रामकरण असोपा। कौन इतिहासकार हुए? रामकरण आसोपा कहते हैं कि ये अपने शुरुआत के अंदर सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। कहां रहते थे? सांबर झील के चारों तरफ। सांबर झील के चारों तरफ चहु और रहते इसलिए चौहान है। सांबर झील के चहु और रहते इसलिए क्या पड़े? चौहान। और वो सांबर झील के आसपास का वो जो इलाका रहा होगा, वहां इनके पास में 1.25 लाख बीघा जमीन रही होगी। कितनी जमीन रही होगी? 1.25 लाख को कहते हैं सपादलक्स। 1.25 लाख को क्या बोलते हैं? लक्ष का मतलब लाख, सपाद का मतलब 1.25। तो सांबर झील के चारों तरफ 1.25 लाख बीघा जमीन पर शासन होने की वजह से क्या पड़ा? सपादलक्स। उत्पत्ति स्थलवार इनके नाम के आगे क्या जुड़ा? चहु और रहते इसलिए क्या हुए? चौहान। क्या हुए? चौहान। लिख लो। इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रामकरण आसोपा, इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रामकरण आसोपा, प्रारंभिक दिनों में चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। प्रारंभिक दिनों में चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। इन इनिशियल डेज चौहान लिव्ड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर।
प्रारंभिक दिनों में चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। इन इनिशियल डेज चौहान लिव्ड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर। सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। चौहान लिव्ड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर। और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी नागौर, और नागौर को उस टाइम बोला करते थे अहिछत्रपुर। क्या बोलते थे? लिख लो, राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर मतलब आज का नागौर। कैपिटल राजधानी अहिछत्रपुर, कोष्टक में लिख लो नागौर। चलो बाकी कल पढ़े।